वंदना उनकी करे जिसे शोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। सभी को नमस्ते, हरिहर। सभी भाई बहनों का इस सुबह के सत्र में बहुत बहुत स्वागत। परम पूज्य बाबा जी के प्रति शत शत नमन। आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता। जीवन में संसार के लिए यानी जीवन जागृत होने के लिए यानी चेतना विकास होने के लिए बचपन से ही कौन से अभ्यास की आवश्यकता है उसे पहचान पाना और ऐसे अभ्यासों को अपने दिनचर्या से जोड़कर अपना विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास, ये तीनों अभ्यासों में सार्वभौमता का चित्र होना और अपने उन्नति का, प्रगति का मार्ग चित्र रूपी क्रिया, विचार क्रिया, विश्लेषण क्रिया, चयन क्रिया, इन क्रियाओं से प्रत्यावर्तित कर पाना और ऐसा प्रत्यावर्तन ध्यान कहलाता है। तो जीवन में ऐसा ध्यान हम कैसे दे पाए, इस आशय से हम जीवन मूल्यों की चर्चा प्रारंभ किए हैं। तो बाल संगोपन की कार्यशाला से किन मूल्यों पर अपना ध्यान गया, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है शकुन दीदी। तो शकुन दीदी कृपया अपनी प्रस्तुति रखें। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते। मैं शकुन, ग्राम पिटौरा, अछोटी के पास गांव है पिटौरा, वहां से हूँ। तो मैं आज अपनी बात जो अभी प्रशिक्षण लिए उस पर रखूंगी। उन सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम जिन्होंने मेरी उन्नति और समझने में योगदान कर रहे हैं। मुझे आज सभा में प्रस्तुत होने का अवसर दिए हैं उन सभी उपस्थित सभागणों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम सभी एक दूसरे को सुनने के क्रम में और समझने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे वाङ्मय रचित विकल्प के रूप में रचित करने वाले श्रद्धेय बाबा जी को भी विनम्रता पूर्वक नमन करते हुए मैं आज अपनी बात को रख रही हूँ। पिछले 1 वर्ष से टीचर ट्रेनिंग चल रही है, जो कि हम सब में अभी तक विचार के रूप में कार्य कर ही रहे हैं। उसी पर मेरी मानसिकता में जो बदलाव या परिवर्तन आया है वह इस प्रकार से है। माँ के गर्भ में जब बच्चा तैयार होता है, उसके बाद जब बाहर आता है तो वैसे शरीर
के एक सूत्रता के साथ काम करते हुए आगे विकास होता है। इसका अध्ययन सपना दीदी द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का विधिवत समझाया और अध्ययन भी अच्छे से कराया, जिसको हम लोग मुंबई ट्रेनिंग से लेकर हमारे साथी दीदी सहित हम सब देख ही रहे हैं। उसी का फलन है जो हम आज यहाँ समझ रहे हैं और प्रस्तुत भी हो पा रहे हैं। जैसे ही बच्चे इस संसार में जन्म लेता है तो शरीर के साथ साथ ज्ञान इंद्रिय भी काम करना शुरू कर ही देता है। जैसे सुनना, देखना, बोलना, छूना, यह भी साथ साथ चलते रहता है, जिसके लिए घर का वातावरण काम करता है। इसलिए यह सूत्र बनता है, बच्चे की पहली शिक्षा उनके घर से शुरू होता है, अर्थात माँ और परिवार से। भाषा के रूप में, शब्द के रूप में, संबंधों की पहचान के रूप में, वस्तु को पहचान कराने के रूप में। 3 से 5 वर्ष तक बच्चे की दूसरी शिक्षा शुरू होती है, जिसको हम नर्सरी, प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से जानते हैं। अब जो हम बच्चे की परवरिश करने को, बच्चे की परवरिश शरीर को ध्यान में रखते हुए ज्ञान पक्ष का पोषण संरक्षण हुआ है, उसका गहराई से 3 से 5 वर्ष में हम सपना दीदी के माध्यम से समझने को मिला। वह इस प्रकार है, जो बच्चे घर से स्कूल आते हैं तो उसका स्वागत करना, वातावरण बनाए रखना, उसकी खुशहाली को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संस्कार की शुरुआत कैसे शुरू करें, उसको ध्यान में रखते हुए समझाए। जो 0 से 3 वर्ष में काम हुआ है उसको, या नहीं हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर शिक्षा संस्कार के द्वारा आगे बढ़ाना। जैसे बच्चे की उम्र के आधार पर खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अपने लिए जरूरी है यह भी खेल। गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से तैयारी, त्योहार या पर्व से करके नहा लेता हूँ करना को समझने में आसानी हो। यहाँ पर पहला सूत्र मुझे दर्शन के समझ में आया, विद्यालय घर बन जाए और घर विद्यालय बन जाए। तीसरी बात मुझे समझ में आई, अभिभावक, अध्यापक और बच्चों में एक सूत्रता, जो हमें सपना दीदी के यहाँ जो अध्यापक पढ़ाने के लिए अध्यापिका जी और अभिभावक और साथ में जो बच्चे हैं, उनको तीनों की एक सूत्रता में हमें वहाँ प्रत्यक्ष रहकर देखने को मिला। वहाँ दीपावली का पर्व आने वाला था, उस समय हम लोग ट्रेनिंग में गए तो दीदी कुछ ऐसे डिजाइन किए थे कि उस पर्व को कि पूरे अभिभावक ही उस पर इन्वॉल्व हो। तो नाटक के द्वारा हम दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके ऊपर पूरे जितने भी अभिभावक थे उनको एक एक मतलब सीता जी, राम जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, सबका ऐसे वो दे रहे थे, और जिनकी जिनकी जो भूमिका है वो वहाँ पर प्रस्तुत हो रहे थे, और हम सब वहाँ पर बैठकर बच्चे और जो हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए वो सब देख ही रहे थे। तो इसके पहले एक और वहाँ पर हुई कि जैसे हम बच्चे को कुछ त्योहार होते हैं या कुछ भी, तो उस समय मतलब बच्चे में भी एक खुशहाली बनी रहती है कि हम भी कुछ करें। तो उस समय फिर घर में जो अभिभावक या बड़े होते हैं, लोग बोलते हैं कि इनको तो आता नहीं, ऐसे कर देंगे या बिगाड़ देंगे, तो कुछ करके चुप करा देते हैं या साइड करा देते हैं।
तो उस समय ये देखने को मिला कि उनके सभी अभिभावक आए थे और बच्चे स्वयं रंगोली बनाए, अ, मिट्टी से दिया बनाए, बाती बनाए और मिठाई स्टॉल भी लगाए थे वहां पर। जो कार्यक्रम खत्म हुए तब उसको शुरू किए। तो ऐसे और घर सजाने का कुछ कुछ और मतलब बहुत से वस्तु ऐसे बना कर रखे जिसको अभिभावक उनके बच्चे कर रहे थे और अभिभावक ऐसे देख रहे थे जा जाकर उनके पास। तो इससे ये हुआ कि बच्चे मतलब घर में ऐसे कुछ भी उत्सव हो तो कर सकते हैं, ये मानसिकता उनके में मतलब एक चले गए। तो वहां पर रोकना नहीं होगा, मतलब विद्यालय में इस तरह से काम हो रहे हैं ऐसा दिखा। दूसरे उसमें ये भी दिखा कि हम बच्चे को बोलते हैं कि ऐसा मतलब इस तरह से प्रस्तुत क्या पढ़ाए, मतलब कुछ नहीं आता है, ऐसे टाइप से भी बोलने को एक देखने को सुनने को मिलता ही है। तो वहां पर जब अभिभावक भी उतने एफर्ट के साथ उतनी मेहनत के साथ वहां पर जब प्रस्तुति हुई उतने इतना मेहनत लगता है। जब वो लोग मेहनत कर रहे थे तो हम लोग तो वहीं पर थे तब देख ही रहे थे। तो मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है कुछ भी काम को, मतलब परिश्रम के साथ, तो वो उसको भी फील कर पाए। तो इससे एक ये होता है कि अपने में जो परिश्रम है वो भी एक फील होता है और सामने वाले कितने परिश्रम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं क्योंकि हमसे ये तो कितना मेहनत करने के बाद कर रहा है। तो ये भी बात वहां पर देखने को मिला। तीसरी बात, जैसे ही उत्सव खत्म हुए तो स्टॉल लगा था, मतलब एक छोटा सा मिठाई, जब त्योहार है तो मिठाई का ऐसा तो होते हैं, तो वहां पर जो भी बना था वो सब अध्यापिका जी जहाँ वहाँ पढ़ाते हैं वो सभी लोग अपने घर से बनाकर लाए। तो उसको ऐसे स्टॉल बाहर में जब जैसे ही नाटक खत्म हुआ और इस तरह से बच्चों का जो कार्यक्रम है वो सब खत्म हुआ, तो फिर वहां पर ऐसे सबको मतलब मिठाई लेनी थी। तो एक बढ़िया बात लगी कि हम बच्चे को पैसे नहीं दिए वहां पर, उनके अभिभावक कूपन खरीदे और उस कूपन में ऐसे 10 का है 20 का है ऐसे कुछ उस पर चिन्ह लगे हुए थे और उसको ऐसे ले जाकर लाते थे, फिर अध्यापिका जी लोगों को देते थे। फिर वो बच्चे को उस कूपन के बदले में वो वस्तु दिए जाते थे। वो एक बढ़िया वहां पर समझ में आया कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी जितने भी प्रशिक्षण दीदी लोग प्रशिक्षण लिए, वो लोग प्रस्तुति दिए ही, तो मैं उसको कुछ कुछ पूरे दीदी का तो नहीं सुन पाई, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग आते हैं उसको सुनी। तो एक टाइम टेबल के ऊपर यहाँ के जो परडा में जो प्रशिक्षण हुए उसके ऊपर जयश्री दीदी और हम लोग वहाँ गए, उस पर ऋतुजा बहन जी, अर्चना दीदी जी, इन लोगों ने अपनी बात रखी और तो उसको मैं सुनी थी। तो मुझे लगा कि ये छूटा हुआ है तो मुझे रखनी चाहिए, तो इतना ही मेरे तरफ से, इतना ही मैं तैयारी करके रखी हूँ। फिर से सभी को नमस्ते, मुझे बोलने के लिए अवसर दिए उसके लिए नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही। दीदी ने अच्छे से ध्यानाकर्षण किया कि बच्चों के साथ व्यवहार पक्ष पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जैसे कि कल सुबह के सत्र में देखा कि जीवन मूल्यों को समझने के लिए हमें विकास और जागृति का दृढ़ स्पष्ट होना होगा। विकास और जागृति की अवधारणा होते ही हमारे होने की मौलिकता हमको समझ में आएगी। और मानव परंपरा में हमें ऐसा नजर आता है कि यदि हमारे शरीर यात्रा की हम समीक्षा करें तो ये सामने आता है कि हमारा फोकस एरिया अपेक्षाओं से भरा हुआ है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए टू डू यानी करने पर जोर है। और ये टू डू हमने भौतिकवाद और अध्यात्मकवाद से जोड़ा रखा है। और इससे ये समझ में आता है कि हमारा करने वाला अ, समझ में आता है कि हमारा करने वाले जो भागों पर ध्यान है और होने वाले भागों पर हमारा ध्यान नहीं है। यानी जिंदगी संवारने संभालने के माइलस्टोन में महत्वाकांक्षाओं पर जोर है और होने पर ध्यानाकर्षण नगण्य है। तो इसलिए बाबा जी ने एक समीक्षा प्रस्तुत किया है कि मानव का अध्ययन
केवल आत्मा के ज्ञान से या शरीर के ज्ञान से पूरा नहीं होता, तो मानव का अध्ययन जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। ये सतत हमारे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जीवन मूल्यों को समझना यानी हमारे होने पर ध्यान जाना, और जहाँ होने पर ध्यान जाता है, वही देने पर भी ध्यान चला जाता है। तो होने के अभ्यास में जागृत होने का अभ्यास जोड़ देने से और जागृत होकर जो देने का अभ्यास है, ये जुड़ जाने से जो करने का अभ्यास है, वह नियंत्रित होता है और उसका परिवर्तन हम मानव के रूप में पहचान पाएंगे। इस बदलाव बदलाव का नाम ही कर्तव्य है। कर्तव्य भाव से हमारे होने का भाव यानी जागृत होने का अभ्यास आवश्यक है। तो जागृत होकर क्या दिया जा सकता है, यही बाबा जी ने वाङ्मय में प्रस्तुत किया है। फिर जीवन क्या है, इसके स्पष्टीकरण में हमने जीवन अपने में एक गठनपूर्ण परमाणु है। जीवन में 5 अक्षय शक्ति, 5 अक्षय बल है। जीवन भार बंधन और अनुबंधन से मुक्त है, यानी जीवन भारहीन इकाई है। जीवन में कंपनात्मक गति है। यह विकसित परमाणु है, ऐसा बाबा जी के अनुभव में आया। जीवन के क्रियाकलापों में 7 बिंदु महत्वपूर्ण है, जो योगेश भैया जी द्वारा हमें कल के सुबह के सत्र में समझने के समझे। वो 7 बिंदु इस प्रकार है। जीवन में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। जीवन में जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया है। दूसरा, आस्वादन और चयन की क्रिया। यह चतुर्थ परिवेश है, जिसमें 32 अंश होते हैं। तीसरा बिंदु, जीवन में तुलन और विश्लेषण क्रिया है। यह तृतीय परिवेश, जिसमें 18 अंश है। जीवन में चिंतन और चित्रण क्रिया है, जो द्वितीय परिवेश है, जिसमें 8 अंश है। छठवां बिंदु, जीवन में बोध और संकल्प क्रिया है, जो प्रथम परिवेश है, जिसमें 2 अंश है। 7वां बिंदु, जीवन में अनुभवता और प्रामाणिकता पूर्ण क्रिया है, जो मध्यांश में है। इसमें 1 अंश है। जीवन मूल्यों को समझना यानी जीवन की क्रियाकलापों के स्वरूप को समझना, यानी होने को समझना, होने की ओर ध्यान जाना। और होना यानी जो जागृत होना, यानी जीवन में जो क्रियाकलाप है, इच्छा, विचार, आशा के रूप में है, उसका आशय स्पष्ट होना। इस आशय को शुभ कामना के स्वरूप में बाबा जी हमारे सामने रखे। तो जितनी बार हम स्वयं को जांचेंगे, उतनी बार ये शुभ कामना हमें दिखेगी। कल और एक बात पर चर्चा हुई कि भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारे होने का अभ्यास करना है। प्रत्येक मानव शुभ चाहता है और उसका आधार शरीर है। जीवन मूल्यों का आधारभूत तत्व है शुभ कामना, और सर्व शुभ में ही स्वशुभ समाया हुआ है। तो कल इस प्रकार हमारी चर्चा हुई थी। आगे चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भैया जी को, जो जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालेंगे। योगेश भैया जी। जी जी, नमस्ते, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। जी दीदी, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4 जीवन मूल्यों को बाबा जी ने स्पष्ट किया है। सुख, शांति, संतोष और आनंद। तो अब हमारा ध्यान जीवन मूल्यों की ओर कैसे चला जाए, इसके लिए अनेक कोणों से और आयामों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोण और आयाम
जिस आधारभूत तथ्य पर हम लोग सोचेंगे वह तथ्य है सर्वशुभ या शुभ। अभी तक के मानव इतिहास में ये शुभ के बारे में सोचना ये एक सोचने वाला मुद्दा तो है हम सब के लिए। क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से या व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था का मतलब है परिवार और समाज का अंतर संबंध। तो परिवार और समाज के अंतर संबंध को अगर हम मानव इतिहास से समझने का प्रयास करेंगे तो जिसे हम शुभ कह रहे हैं, तो ये शुभ का अर्थ बाबा जी हमें क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं, बाबा जी के भाव क्या है, ये समझना आवश्यक है। जैसा कि अभी पिछले अनेकों वर्षों से हम जीवन विद्या से परिचित हैं, अनेकों शिविरों में हम भाग भी लेते हैं। कई हमारी कॉपीज भर भी गई होंगी और अब तो हम वांग्मय भी पठन कर रहे हैं। तो सुनकर बोलना इतना हमें बन रहा है। तो सुनकर जब हम बोल रहे हैं तो क्या वही भाव हमारे हैं जिस भाव से ये वांग्मय प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है या बाबा जी ने हमें समझाया है। तो इतना समझ में आ रहा है कि जिस भाव से बाबा जी ने हमें समझाया है वो भाव और हमारा सुनकर बोलने का भाव, इसमें अभी दूरी है। और इस दूरी को कम करते हुए जो भाव बाबा जी ने अभिव्यक्त किए वही भाव हमारे हो जाए, इसके लिए हम अनुकरण, अनुसरण पूर्वक और अनुमान प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे। तो जो सर्व शुभ का भाव, शुभ का भाव बाबा जी ने हमें समझाया है, वह भाव जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य के सूत्र में हम आप समझने की कोशिश कर रहे। तो जीवन मूल्य
सुख है और मानव लक्ष्य समाधान है। जीवन मूल्य को समझने के लिए मुझको ऐसा लगता है कि जैसा बाबा जी ने एक मार्मिक मुद्दा दिया है कि केवल आत्मा के ज्ञान से और केवल शरीर के ज्ञान से मानव का अध्ययन पूरा नहीं हुआ, तो आत्मा मध्यांश सहित शेष 4 परिवेशों से युक्त जीवन और शरीर के संयुक्त साकार रूप में मानव का अध्ययन होता है। तो अभी हम जीवन मूल्यों को समझने की कोशिश कर रहे, और जीवन मूल्यों को हम मानव लक्ष्य के साथ ये अभ्यास बनाए रखते हुए और जीवन मूल्यों की पहचान, जीवन मूल्यों का अध्ययन और ऐसा जीवन मूल्य, ऐसा भाव जो पूज्य बाबा जी ने जागरूक जीवन के रूप में अभिव्यक्त किया, ये जो जागृति है जीवन में, जिसे वे चेतना विकास कह रहे हैं, ऐसा विकसित चेतना होना और विकसित चेतना से जो अभिव्यक्त होता है भाव, वही सुख, शांति, आनंद के रूप में ये जो भावाभिव्यक्ति है, वही मानव रूप में समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है, ये वर्णन है। तो जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य ये हमें कैसे समझ में आएगा और कैसे हम जीवन मूल्य की पहचान कर पाएंगे और कैसे हम पूज्य बाबा जी द्वारा अभिव्यक्त भावों के साथ तदाकार हो पाएंगे। और ऐसा तदाकार होने के लिए हम आप सभी की पात्रता विकसित होने की आवश्यकता है। और ऐसे पात्रता विकसन के लिए जो प्रक्रियाएं बाबा जी ने दी हैं, उनमें जो मूलभूत और मौलिक प्रक्रिया जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य के संयुक्त रूप में व्यवहार, कर्म, अभ्यास और अनुभव, इन 4 आयामों में हमको समझ में आती है। तो इसमें जो आधारभूत आयाम है इन सभी प्रक्रियाओं का, मुझको लगता है ये व्यवहार अभ्यास है। अब ऐसे व्यवहार अभ्यास को हम कैसे समझ सकते हैं? तो उसे 2 भागों पर समझ सकते हैं। एक है मानव लक्ष्य के रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण, और जीवन मूल्य के रूप में मानवीयता पूर्ण जीवन। तो मानवीयता पूर्ण जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण। तो मानवीयता पूर्ण जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण, मुझको लगता है इसे हम अच्छे से और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मानवीयता पूर्ण जीवन का आशय है जीवन में जो 4 परिवेशीय शक्तियां हैं, इन शक्तियों में योगाभ्यास होना, इन शक्तियों का योग होना, और ऐसा योगाभ्यास निरंतर बने रहना, और ऐसे योगाभ्यास के फलस्वरूप
मानवीयता पूर्ण आचरण अभ्यास के रूप में, व्यवहार अभ्यास के रूप में, कर्म अभ्यास के रूप में हमसे होते रहना। तो जो हम सुन रहे हैं यह मानवीयता पूर्ण आचरण को सुन रहे हैं, और मानवीयता पूर्ण आचरण को सुनते सुनते हमें जीवन का अनुमान होने लगने पर स्वाभाविक रूप में हमें ये योगाभ्यास होने की प्रेरणा स्वतः प्रकट होगी। और ये जो प्रकटन है उस प्रकटन का नाम है जिज्ञासा। इसलिए हम मानवीयता पूर्ण आचरण की चौखट को, और उस चौखट का जो मुख्य आयाम है वो है मूल्य। तो 30 मूल्यों की हम पढ़ाई कर रहे, 30 मूल्यों को हम समझने का प्रयास कर रहे, और इन मूल्यों के साथ 3 नीति, जिसमें अर्थ नीति, धर्म नीति और राज्य नीति। तो ये जो मूल्य और नीति का जोड़ का अभ्यास, ये हमारा व्यवहार अभ्यास है, कर्म अभ्यास है। और इसको जोड़ते हुए जो चरित्र चरितार्थ होगा, और उसी चरितार्थ का जो फल परिणाम है उससे प्रत्यावर्तित होकर, ये जो चरित्र चरितार्थ है उससे मुग्ध ना होकर, क्योंकि ऐसे चरित्र जब चरितार्थ होता है तो इससे जो एक प्रभाव पैदा होता है उससे योगाभ्यास में बाधा भी हो सकती है। जैसे हम अपने बारे में मोहित भी हो सकते हैं। और जो योगाभ्यास होना है, यानी परिवेशीय शक्तियों का अंतर्नियोजन होकर अनुभव की ओर हमारा गति होना है, यह गति में बाधा आ सकती है, ऐसा भी देखा गया है। और यदि जब तक चरितार्थ चरित्रार्थ न हो, चरित्र चरितार्थ न हो, तब तक प्रत्यावर्तन रूपी कोई क्रियाएं हमारे में होकर और हम योगाभ्यास के लिए प्रवृत्त हो, ऐसा भी पूरी प्रक्रियाओं को समझकर स्पष्ट होता है। इसलिए मानवीयता पूर्ण जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण, यह साथ साथ अभ्यास में रखते हुए हम जीवन मूल्य सुख को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सुख, शांति, संतोष, आनंद का सूत्र बाबा जी ने दिया है, उस सूत्र को मैं दोहरा दूं। समाधान बराबर सुख, यानी हम मानव है, और जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि मानव में जो चाहना है वह चाहना मानवीयतापूर्ण जीवन की बेसिस बनती है, कि प्रत्येक जीवन सुखी होना चाहता है। और मानवीयतापूर्ण आचरण का बेसिस भी बनता है कि प्रत्येक मानव का जो व्यवहार है वह व्यवहार सुखी होने के लिए है। परंतु इसका अध्ययन नहीं होने के कारण सुखी होने के लिए करना, यानी जैसे कल बात हुई थी कि हम करने पर अधिक फोकस हो गए, और करके समझना, पर समझना कहाँ होता है, यह अनभिज्ञ होने से, और हम समझने वाले भाग से एक प्रकार से प्यासे रह गए। और ये जो समझने की प्यास हमारे में है, यही हमारी आज की एक वेदना कहिए, पीड़ा कहिए, ये समझ में आ रही है। और समझने की प्यास यह शुभ है,
ऐसा संकेत अब हम आपको समझने की आवश्यकता। इसलिए मानवीयतापूर्ण जीवन का अध्ययन यानी योगाभ्यासी जीवन का लक्षण और मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण आचरण के लक्षण और मानवीयतापूर्ण जीवन के लक्षण, यानी जीवन में जो हो रहा है सूक्ष्मता में, और उसका मानवीयतापूर्ण आचरण में जो प्रभाव है, उस प्रभाव को, लक्षण को मुझको लगता है हमको समझने की आवश्यकता। अन्यथा ये जो पीड़ाएं होती हैं, इन पीड़ाओं को हम लोग सीमा रेखा नहीं कर पाने के कारण, और ये पीड़ाएं बढ़कर उन्माद की तरफ चल दी हैं, और इसलिए आज समाज में अपराध का एक चित्र दिखाई दे रहा है। और ऐसे अपराधी चित्र में शुभ के बारे में सोचना, यह एक जटिल, महाजटिल शब्द ही शुभ के बारे में सोचना, अर्थ तो बहुत दूर की बात है। आज प्रत्येक मानव जैसे प्रिय हित लाभात्मक कार्यक्रमों में जितना आकर्षित होता हुआ दिख रहा है, वैसा ही मानव, आज का मानव, छोटे से लेकर बड़े तक समझने के लिए और आकर्षित होता हुआ बहुत ही एक प्रकार से मुश्किल स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ रही है। इसलिए गहन अध्ययन की आवश्यकता को महसूस करते हुए हम आप लोग एकत्रित होकर और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दो लक्षणों से चर्चा करते हुए आज हम कुछ सूक्ष्म मुद्दे जो मेरे ध्यान में आए, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रधान लक्षण है पात्रता विकसन के अर्थ में जिम्मेदारी लेना या जिम्मेदार होना। और ये जो जिम्मेदारी लेना या जिम्मेदार होना, उसके लिए हमें पात्रता विकास के अर्थ में जो कार्यक्रम हम तैयार करते हैं, उन कार्यक्रमों में जिम्मेदारी के साथ भागीदार होना, अर्थात व्यवस्था को समझकर और व्यवस्था में भागीदार होना, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के साथ व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार होना, कल जैसे एक चर्चा हुआ था, टू गिव, यानी भागीदार होना मतलब ये गिविंग है। जैसे उदाहरण के लिए, जब जब मानव एकत्रित होते हैं, जैसे हम आप सभी लोग, आप सबको ये अनुभव आता ही होगा कि जब भी हम एकत्रित होते हैं, चाहे परिचय शिविर हो, गोष्ठियां हो, या ये तो मैं एक प्रकार से क्वालिफिकेशन या एक क्वालिटी के साथ कुछ बात कर रहा हूं, जैसे परिचय शिविर, क्योंकि एक पर्पस के साथ हम एकत्रित होते हैं। और वैसे ही सामान्यतया परिवारजन एकत्रित होते हैं
समाज में एकत्रित होते हैं, ये सभी एकत्रीकरण में, क्योंकि हम सामाजिक इकाई हैं, तो हमें कुछ सुख तो मिलता रहता है, हम सभी उसको अनुभव करते। परिवार में कोई रिश्तेदार आते हैं, कुछ बात हो जाती है, और जब वो रिश्तेदार चले जाते हैं तो कुछ खाली खाली लगता है। तो ये तो हमारे प्रतिदिन के, जैसे कोई मित्र सहेली मिलते हैं तो कुछ समय साथ अच्छा लगता है, फिर जब विदा होते हैं तो एक कुछ खाली खालीपन लगता है। यानी जब तक हम साथ होते हैं तो हमें कुछ मिलता है, और ये जो हमें कुछ मिल रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में जब कुछ देने की बात आती है, शायद वहां पर अभी रिक्तता है। इसलिए ये जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं इस प्रकार के मिलन में, तो उन संवेदनाओं से भी सुख की निर्मिति होती रहती है, और हम विदा होने पर दुख जैसा प्रकट करते हैं, मिलने पर सुख जैसा प्रकट होता है। तो ये जो संवेदनाओं से जो सुखी दुखी होने का डिजाइन, परंतु निरंतर सुखी होने के स्वरूप को शायद ही हम आप सोचते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे आए हैं, तो आगे आकर हम आप कुछ कार्यक्रमों के स्वरूप को भी सोच रहे हैं। जैसे एक शिक्षा का कार्यक्रम को सोचे, और जब शिक्षा का कार्यक्रम को सोचा तब समझ में आया कि ये अकेले का नहीं है, यह एक टीम वर्क है। और वह टीम वर्क में जो गिविंग है, जो देना है, यह देना कैसे है, इसकी कुछ झलकियां पिछले कुछ प्रस्तुतियों से हम आप समझ रहे। जैसे बच्चों को कुछ देना है, यह जो देने का भाव है, यह विकसित होना, व्यवस्था में जिम्मेदार होना और भागीदार होना, यह देना है। तो जो नौकरियां हैं, नौकरियों की जगह पर हम आप कुछ करते हैं, उसमें भी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ सुख जैसा लगता है, परंतु उसमें वो तो लेना ही हुआ, उसमें देने का भाव, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि देने का भाव होता तो इस प्रकार का शिक्षा से जो आउटकम अपेक्षित है वैसा आउटकम नहीं होता। और इसलिए देने का भाव, उसमें होने का भाव, ये दोनों अभाव होने से केवल करने वाला एक भाव है। तो अभाव से जो करने जाते हैं उसमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का और हम सामना कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी का भाव और उसमें भागीदारी का भाव, ये दोनों अभाव है, और इस अभाव से जो पीड़ाएं उत्पन्न हो रही है, इन पीड़ाओं से और हम समझ नहीं पा रहे आगे कैसे बढ़े। इसलिए अध्ययन के साथ जो शिक्षा का भाग है, उस शिक्षा के भाग में जो जो कार्यक्रम हमारे सामने आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जिम्मेदार होना और भागीदार होना, यह हमारी चरित्र की चरितार्थता, इसमें पहचान पाना ये आवश्यक लगता है। उसी से ही पात्रता का विकास होगा, उसी से ही हमें मानवीयता पूर्ण आचरण की पूरी चौखट हमारे चित्त में भर सकती है। अन्यथा यह चित्त यदि भरा नहीं, यह चित्त यदि शुद्ध नहीं हुआ, यह चित्त यदि अशुद्ध रह गया, तो जैसे अनंत इच्छाएं और इच्छाओं से जो जनित कर्म है, इन कर्मों से
और हम फुर्सत नहीं पाएंगे, और ये कर्म ही अनेकों कर्म और बनते ही जाएंगे। अंततः भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र। ये जो बाबा जी ने ये जो सूत्र हम सबको स्पष्ट किया, ऐसा ही हमारा हाल होता रहेगा। तो जीवन मूल्य को समझने के अर्थ में मानवीयतापूर्ण आचरण की चौखट में पात्रता विकसित हो। क्या चीज के लिए पात्रता? तो में जो योगाभ्यास है, और ऐसा योगाभ्यास होकर मन वृत्ति चित्त बुद्धि में जो परिवेशीय शक्तियां हैं, इन शक्तियों का योग होकर, मिलन होकर, और हम अनुभव की ओर, यानी अनुभव संपन्न होना, यही इसका लक्ष्य है। पात्रता विकसित नहीं होने से इस प्रकार का संवेदनाओं का सुख पहले भी मिलता रहा और भी मिलेगा, परंतु इन संवेदनाओं के सुख में दुख बना ही हुआ है, इसमें समस्याएं बनी ही हुई है। तो हम अपनी प्रगति को, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, कि मेरी प्रगति क्या हुई, उन्नति क्या हुई, इसका हम मैपिंग या इसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप स्वमूल्यांकन नहीं हो पाने के कारण हम दुखी होंगे। जैसा कि व्यवहार दर्शन का मार्मिक सूत्र है, स्वयं का मूल्यांकन कर लो, दुखी दरिद्र नहीं रहोगे। तो आज हम दुखी हो रहे हैं, दरिद्र हो रहे हैं, इसका मतलब है हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वयं का मूल्यांकन होते रहने के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण की चौखट भरते रहना, और ऐसी भरती हुई चौखट का ही नाम है मेरे अनुसार व्यवहार अभ्यास। और ऐसे व्यवहार अभ्यास से जो प्रभाव हमारे में उत्पन्न होता है, जो हमारे में कोई सिद्धियां जैसी कोई स्थिति निर्मित होती है, कि जैसे हम अच्छे से बात करने लगते हैं, जैसे हमको लोग मानने लगते हैं, जैसे हमसे लोग प्रभावित होने लगते हैं, जैसे परिचय शिविरों में ये दिखता है। जो जो लोगों को थोड़ा सा बात करने को बनता है, उनको लोग सुनते हुए नजर आते हैं। ये उसका एक सामान्य लक्षण है, एक प्रकार से इसका सिद्धि ही कह लीजिए। तो कोई हमारी बात मानता है, कोई हमको सुनता है, यानी हमारे सामने कुछ एक भीड़ इकट्ठा होती है, या हम लोकप्रिय होते हैं। और यदि मूल योगाभ्यास जो हमारे में होना है, जीवन की पहचान के लिए जो पात्रता विकास होना है, वो यदि छूट गया, तो फिर इसमें भी आगे चलकर समस्याएं आकर और हम पुनः दुखी हो सकेंगे। तो जो मानवीयतापूर्ण आचरण की चौखट पूज्य बाबा जी ने प्रस्तुत की है, वह सम्मान, वह विश्वास जो सदियों से हमसे दूर रहा, वह इस शरीर यात्रा में एक सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं जब हम जीवन विद्या की चर्चा और अन्यों के सम्मुख करते हैं। आज हमारे प्रति विश्वास उत्पन्न हो रहा है जब हम लोगों को कहते हैं, बताते हैं कि हम जीवन विद्या करते हैं और हमारा एक केंद्र है और हम उसमें भागीदारी करते हैं। यह सब बताते हैं तो आपको भी अनुभव में आया होगा कि आपके प्रति एक अलग विश्वास सामने वाला व्यक्ति जताता है और आपका सम्मान भी करता है, आपके प्रति विश्वास भी प्रकट करता है। भले ही वो आपकी साथ अभी भागीदार करने को तैयार ना हो, जिम्मेदार होने को तैयार ना हो, लेकिन उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में आपके प्रति एक विश्वास और सम्मान का विचार तो उत्पन्न होता ही है।
यानी उसमें जो वृत्तियां रही होंगी, उस वृत्ति में आपके बारे में कुछ विश्वास और सम्मान जरूर प्रकट होता होगा, तभी तो अपन इतना काम कर पा रहे हैं। अब ऐसे विश्वास और सम्मान को पाकर, जो कि अभी विश्वास और सम्मान के योग्य होने में अभी जीवन ज्ञान शेष है, और ऐसे जीवन ज्ञान के प्रति हम सतर्क और सजग होकर योगाभ्यास के लिए प्रेरित होना, यही जीवन मूल्य का आशय है। क्योंकि जीवन मूल्यों की पहचान से, जीवन मूल्यों के अध्ययन से हमें व्यवस्था का आकलन होने लगता है, व्यवस्था को हम समझने लगते हैं। व्यवस्था का दृष्टा जीवन है। इसलिए जीवन मूल्य की पहचान सुख के रूप में यदि हमको होनी है, तब हमें व्यवस्था का भाव मानवीयतापूर्ण आचरण में और रोपित करने की आवश्यकता, और ऐसा रोपण यानी जो परस्पर हम अभ्यास कर रहे हैं, जगह जगह पर 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ये जो मिलकर एक सत्संग हो रहा है, सत्य को आत्मसात करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, उन प्रयासों में जो कार्यक्रम निकल करके आ रहे हैं, उन प्रत्येक कार्यक्रम में हम जिम्मेदार होने का हमारे में विचार होना, और भागीदार होने का विचार हो करके, और हम एक्चुअली भागीदारी कर पाना, मुझको लगता है यह एक प्रकार से गिविंग है। अन्यथा ऐसे में जो संवेदनाओं से सुख उत्पन्न होगा, ऐसे सुख के पीछे चलने वाला ही कार्यक्रम बना रहेगा। तो जब तक शिविर रहता है, तब तक हमारे में से कई लोगों ने अनुभव बताया, हमें अच्छा लगता है। यानी हम स्वार्थी भाव से जो उत्पन्न सुख है, उसको हम लेने बटोरने में रहते हैं, और जब जिम्मेदारी की बारी आती है, दरी कौन उठाएगा, ये जब बातें आती हैं, तब फिर जैसा परंपरा में लोग दूसरों को देखते हैं, वैसे हम भी दूसरे को ही देख रहे हैं। इसका मतलब हमारा स्वयं का मूल्यांकन हुआ नहीं, और जो मौलिक सुख है जीवन में, जो कुछ घटना है, उसी से सुख की निरंतरता है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये एक बात मुझको लगती है, इस रूप में हमारा सबका ध्यान चला जाए। 5 मिनट शेष है, उसमें एक एक मुद्दा आज मुझे लगता है कि ये अगर हम आप सभी सोच पाए कि ऐसा शक्तियों के अंतर नियोजन, जब हम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इन 4 परिवेशीय शक्तियों को जब हम समझने लगते हैं, तब हमें सूक्ष्मता से विज्ञान समझ में आता है। ये एक लक्षण जो मुझको स्वीकार हुआ है, और जिस लक्षण पर मैं काम कर रहा हूं, ये जो लक्षण है, ये जो विज्ञान का लक्षण है, यह 3 आयामों से हमको समझ में आने लगता है। ये 3 आयाम है: कालवादी ज्ञान, क्रियावादी ज्ञान और निर्णयवादी ज्ञान। तो ये जो कालवादी ज्ञान है, ये जो क्षण क्षण का ज्ञान होना है, ये सूक्ष्मता जीवन की परिवेशीय शक्तियों के अंतर नियोजन का मेरे अनुसार प्रधान लक्षण है।
क्षमा करेंगे, कुछ देर ये रुक गया था। तो ऐसे क्षण क्षण का भान छूट जाने से जो पीड़ा पैदा होता है वह है समय जाना। यानी जो शरीर यात्रा का प्रयोजन है वह प्रयोजन हमारा छूटता है, दिन बीतते जाते हैं, अभी दिख ही रहा है आयु बढ़ती हुई जा रही है, और शरीर यात्रा पूरे होने को आ गया। उपलब्धि के रूप में हमें क्या मिला? क्या हम वृद्धावस्था का इंतजार करेंगे? मुझको लगता है कि योगाभ्यासी को परिवेशीय शक्तियों का जो योग बना हुआ है उसे बनाए रखते हुए और अनुभव तक इसे बनाए रखने का अभ्यास परम आवश्यक है। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इन शक्तियों के पहचान से, और जब हम इन क्रियाओं को पहचानने लगते हैं, जैसे आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चिंतन, चित्रण, बोध, संकल्प, अनुभव, प्रमाण, ये जो 10 क्रियाएं हैं, इन 10 क्रियाओं को हम समझने लगते हैं। इसी को ही स्वयं पर काम करना कहा, इसी को ही चेतना विकास कह रहे हैं। तो हमें क्षण क्षण का हिसाब होने लगेगा और इन सूक्ष्मताओं से हम अपना समय नियोजन करने लगेंगे। इसी का एक स्वरूप मानवीयतापूर्ण आचरण में दिनचर्या के रूप में प्रकट होता है, और ऐसे दिनचर्या में हम मानवीयतापूर्ण आचरण को चरितार्थ करते हुए व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के और आयामों को बनाए रखने का अभ्यास करते हैं। कल हम यही जो विज्ञान है, कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी विज्ञान को कैसे हम परिवेशीय शक्तियों के अंतर्नियोजन में इसके कुछ और गहन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो भाई और बहनों, योगाभ्यासी व्यक्ति का सबसे बड़ा पेन है समय गंवाना। और अगर हमें समय का सदुपयोग करता बन जाए, ये जो क्षण क्षण हमको समझ में आने लगे, तो मुझको लगता है हमें यात्रा का, शरीर यात्रा का प्रयोजन हम समझ में आने से सुख का भास होने लगेगा। एक ऐसी आश्वस्ति के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पूरा करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद, अभिनंदन है, और आज की दिन की मंगल प्रेरणाओं के साथ आगे कंक्लूजन के लिए वैशाली दीदी, नमस्कार। धन्यवाद भैया जी। आज की मंगल उपस्थिति के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते।